क्लोजिंग हमारे बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, बट क्लोजिंग सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि क्लोजिंग होता है, किया नहीं जाता है। ठीक है, होने लगता है जब आपको लोग लाइक करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जानते हैं आपको, तो धीरे धीरे क्लोजिंग अपने आप होने लगता है। और दीपक बजाज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मीटिंग के पहले क्लोजिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, मीटिंग से पहले ही माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि क्लोजिंग होगी, करना है, सेल होगा। तो बहुत सारी बातें मैंने कल से आज तक में सीखी हैं, क्योंकि क्लोजिंग मेरा सब्जेक्ट कभी नहीं रहा है। मैं अच्छा प्रेजेंटेशन देने में बिलीव करता हूँ, और बाकी भगवान सब काम कर देते हैं। लेकिन चूंकि इस टॉपिक पे बात करना था, तो मैंने कुछ पुराने अपने एजुकेशन सिस्टम से जो सीखा है मैंने, जैसे अभी डीएससी प्रोग्राम भी हम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें मैं तीसरी बार अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो डीएससी प्रोग्राम में दीपक बजाज जी ने क्लोजिंग के कुछ टिप्स बताए हैं, उसको मैंने रिवाइज किया, अच्छा लगा मुझे। गोप्रो में अगर आप पढ़ेंगे फॉलो अप एंड क्लोजिंग, तो वो भी एक चैप्टर है, उसमें भी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं कि क्लोजिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप दीपक बजाज जी के और बहुत सारे ट्रेनर्स के देख सकते हैं। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में है खासकर, हमें यहाँ पे एफर्ट्स का पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, आपने कितने डेमो किए इसका कोई रिवॉर्ड नहीं है हमारे यहाँ। आपने कितना सेल क्लोज किया, या आपकी टीम ने कितना सेल क्लोज किया, इसी का रिवॉर्ड हमें मिलता है। एग्री है ना? सब लोग सहमत है? भैया डेमो करने से तो पैसा नहीं मिलता ना, तो अगर क्लोजिंग नहीं होगा तो सब बेकार है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट डायलॉग आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली। ठीक है, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है। मैं सीधा बोलता हूँ कि सर, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोग सोच लेंगे कि हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, और फिर हम लोग तैयारी करेंगे अच्छा करने की। इसको इंग्लिश में मैंने कभी पढ़ा था, और करीब 20 साल से मैं यूज कर रहा हूँ इसको, कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे बुरा क्या हो सकता है उसकी तैयारी कर लें हम, और ट्राई फॉर द बेस्ट। ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है, जो मुझे डिसीजंस लेने में मदद करता है। और इसलिए मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि सर, इस बिजनेस को जो मैंने आपको बताया, जैसे आप बिजनेस बताने के बाद कई बार कई तरह के ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। ठीक है, कई बार उनको डाउट होता है, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप उनको ये बोल देते हैं कि सर, इस बिजनेस में खोने को क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या नुकसान हो सकता है हमारा, पहले हम उसको सोच लेते हैं, और फिर हम ट्राई करेंगे कि हम बेस्ट करें। ठीक है, तो ये डायलॉग मेरा, एक ही डायलॉग मेरा फेवरेट डायलॉग है। ठीक है, बाकी मैं सीख रहा हूँ और भी सीखता रहूंगा, तो लेकिन ये डायलॉग मैं बार बार फिट करता हूँ। और इससे ना लोग थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि ठीक है यार, नहीं हुआ तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि पानी पीते रहेंगे, मशीन लिए मैंने, बिजनेस नहीं भी हुआ तो क्या हुआ। तो ये, कई बार लोग हेल्थ के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं कि डायबिटीज ठीक होगा, कैंसर ठीक होगा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा सर, आपका परिवार एक अच्छा पानी पिएगा ना, तो भी लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ यार, अच्छा पानी तो है। कोई हेल्थ बेनिफिट आपको नहीं मिला, तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा आपकी लाइफ में, सोच लीजिए। अच्छा पानी पिएंगे, ठीक है, पानी पीने में अच्छा लगता है, एनर्जी फील होता है, मजा आता है। और कुछ हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायलॉग मेरा फेवरेट है। इसके बाद मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। फॉलो अप और क्लोजिंग में ना, एरिक वोरी ने जो माइंडसेट दिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मैं अनजाने में यूज भी करता था। ठीक है, और मैं आप लोगों को हर बार कहता हूँ कि हम लोग जब किसी से मिलने जाते हैं ना, तो हमारा मकसद सेल नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट।
देखिए, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जो नए लोग हैं मैं उनको बता रहा हूँ, अगर आपको सूट करे तो आप किसी से मिलते वक्त ना ये भी कह सकते हैं कि सर हम लोग, मैं जो आपको बिजनेस बताने जा रहा हूँ, जो प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ, इसको हम लोग 3-4 मीटिंग में कंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका डिसीजन होगा, आप मशीन लेंगे नहीं लेंगे, आप बिजनेस करेंगे मेरे साथ या नहीं करेंगे, ये सब आपका डिसीजन होगा। लेकिन हम लोग 3-4 बार 5 बार बैठेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है। और मैं एक मीटिंग में ना आप किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे और ना मैं संतुष्ट हो पाऊंगा कि मैंने आपको ठीक से बताया। अब देखिए, इसमें फिर से एक साइकोलॉजी जो मैं हमेशा मेरे माइंड में रहता है, एंड गोल, कि अंततः हमें कितने लोगों को बेचना है, 20-25, 5 साल में? ज्यादा लोगों को तो बेचना नहीं है ना। तो हम क्यों हड़बड़ी में हैं कि एक बार मिले और आदमी पैसा दे दे, और इस चक्कर में हमारा एक भी सेल नहीं होता है। इससे तो बेटर है ना कि हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लें उनसे। ठीक है। इनफैक्ट सर देता भी नहीं है एक बार में। हाँ, तो देता भी नहीं है। सही बात है भाई, कैसे कोई दे देगा 3 लाख रुपए आपको तुरंत? 100 में एक मिल जाएंगे कोई। अगर 100-200 में एक मिल गया ना आपको, जिसने तुरंत चेक काट दिया, तो इसमें दो बातें हैं। हो सकता है अगली मीटिंग में आपको अगली क्लोजिंग में ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है। किसी ने एक ही बार में दे दिया है। तो एरिक वोरी ने कहा है कि कम से कम 6 से 10 फॉलोअप्स लगते हैं। 6 से 10 एक्सपोजर्स के बाद लोग क्लोज होते हैं, एवरेज। ठीक है। बट मैं इनेजिक में ऐसा नहीं मानता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि इनेजिक में 2-4 एक्सपोजर बहुत है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत यूनिक है हमारे पास, और बिजनेस भी बिल्कुल यूनिक है और न्यू है, और घिसा पिटा नहीं है। ठीक है, तो लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं हमारे बिजनेस में। तो सबसे पहले ना, जो सलाह है कि देखो, हम लोग एक बिजनेस में हैं, और आप सुबह जूम में आते हैं, इसका मतलब आप सीरियस है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। जो लोग सीरियस नहीं है, कई लोग सीरियस भी हैं, सुबह की टाइम की वजह से नहीं आ पाते हैं, टाइम सूट नहीं करता है उनको। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो सीरियस नहीं है, बस वो जैसे तैसे ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बन गया, कुछ तुक्का लग गया, कुछ हीरोज आ गए मेरी टीम में तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सीरियस नहीं है सीखने को, तो वो नहीं आते हैं। तो आप आते हैं, तो आपको सबसे पहला सजेशन ये है कि आपको अपना एक फिजिकल कैलेंडर, या मोबाइल में भी आजकल कैलेंडर होता है, उसके थ्रू इस बिजनेस को रन करना चाहिए कि मैं किससे कब मिला, अगली बार कब मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या मिला है, ताकि आप उनको सही फॉलो अप कर पाए। और फॉलो अप का एक डेफिनेशन दिया है एरिक वोरी ने, बहुत प्यारा डेफिनेशन, कि फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता है कि सर चेक कब दे रहे हो या कब ज्वाइन करोगे, ये फॉलो अप नहीं है। फॉलो अप का मतलब उन्होंने बताया है कि आपने जो प्रॉमिस किया था आप वो करेंगे। जैसे मान लो उनको आपने कोई टूल्स दिया देखने के लिए, तो आप उनसे पूछेंगे कि भाई ये टूल्स आप कब तक देख लेंगे। तो उन्होंने फलाना तारीख को बोला कि मैं देख लूंगा, तो आपने कहा ठीक है, तो मैं उसके दूसरे दिन आपको कॉल करूंगा और हम लोग फिर मिलेंगे और मैं आपसे ये टूल्स ले लूंगा। तो वो करना आप फॉलो अप है, यानी टाइम पे आपने उनसे वो मीटिंग की, इसको फॉलो अप बोलते हैं। अगर आपने उनको कहा कि मैं अगली मीटिंग में आपको अपने सीनियर से मिलवाऊंगा, या 3 वे कॉल करवाऊंगा, या जूम पे उनके साथ बैठूंगा, या फोन पे उनके साथ हम लोग बात करेंगे, तो उसका अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे आप, और उस ठीक समय पे आप वो काम करेंगे, इसको फॉलो अप बोलते हैं। फॉलो अप का मतलब ये नहीं कि चेक मांगना है। फॉलो अप मीन्स यू विल डू वॉट यू हैव सेड, इसको फॉलो अप कहा है उन्होंने। ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं ना, राइट टाइम पे लोगों को आप जब अप्रोच करते हैं, जो आपने कहा था उनको कि मैं फलानी तारीख को कॉल करूंगा, तो आपको लोग रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी नजर में उनका ट्रस्ट बढ़ता है, और ये भी पता लगता है कि आप एक सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात, कि ऑन टाइम रहना, पंक्चुअल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहा है कि मैं 10 बजे कॉल करूंगा, तो 10 बजे ही कॉल करना है, चाहे फोन उधर से उठे या ना उठे।
वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन पंक्चुअल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका रेस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट की नजर में बढ़ता है और ट्रस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो एक्सपोजर टू एक्सपोजर, आप जब चलते हैं ना, यानी मीटिंग टू मीटिंग जब चलते हैं, तो अंततः क्या होगा कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपके प्रति उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी उनसे, और लास्ट में वो फाइनल डिसीजन जो है ना, वो वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, और तब वो आपके साथ आएंगे। ठीक है, इसका ये फायदा है। तो यहाँ पे ना, आप एक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, बहुत गलत सवाल जो करते हैं वो पहले बता देता हूँ। जैसे ही हमारा डेमो खत्म हो जाता है, तो कई बार लोग पूछ देते हैं कि सर आपको कैसा लगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। आज की मीटिंग में अगर ये बात भी समझ में आ गई, तो आपका काम बन जाएगा। आपको कैसा लगा पूछ के ना, आप उसके क्रिटिकल माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं कि अब वो सोचेगा कि अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, और वो कुछ भी जवाब दे सकता है। तो ये सवाल कभी मत पूछिए। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि सर आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा। ये राइट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से आज समझ लेना है। जैसे ही आप पूछते हैं ना कि इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तब आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो सिर्फ अच्छी बात ही बताएगा, या तो प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा या बिजनेस के बारे में बात करेगा। तो अगर उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा या बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्रीडम मिल सकता है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ भी बोला उन्होंने, तो उसी के ऊपर आपको फिर बात करके अगला मीटिंग फिक्स करना चाहिए कि सर अगली मीटिंग में हम लोग, आज तो मैंने जेनरिक बात की है आपसे, एक ओवरऑल बात की है, अगली मीटिंग में हम लोग इसी विषय पे पूरी मीटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे कब मिलूं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछना चाहिए। ठीक है, और ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए जो एक माइंडसेट सिखाया गया हम लोगों को कि सम विल सम वांट सो व्हाट, गो फॉर द नेक्स्ट। ठीक है ना, मतलब कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, अगले को दिखाओ। ये वाला माइंडसेट गलत है। ठीक है, आपको ये माइंडसेट बनाना है कि सभी लोग करेंगे, कि कोई 6 फॉलोअप में करेगा, कोई 10 फॉलोअप में करेगा, कोई एक ही बार में कर लेगा, करेंगे सब लोग। ये माइंडसेट के साथ आपको चलना है। क्योंकि हमारा जो गोल है ना, वो फिर से जो पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था और बार बार एरी कोरी इस बात को कहते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है कि हमारा गोल है लोगों को एजुकेट करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े इस प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, ये हमारा गोल है। ठीक है, हमारा गोल किसी को रिक्रूट करना नहीं है। जब आप इस माइंडसेट से रहते हैं तो आप डिटैच भी रहते हैं, और फिर आप हंटर की तरह नहीं दिखते हैं, शिकारी की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि हमें 6 फॉलोअप करना है, 10 बार मिलना है, तो इसको कंडेंस करना भी बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप उनसे पूछे आप कब मिले तो वो बोलेंगे अगले महीने मिलिए, तब तो आपका काम हो गया। तो एक वीक के अंदर आपके सारे मीटिंग्स हो जानी चाहिए एक आदमी से। नहीं तो आज की लाइफ में ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में, और अगर गैप लंबा मिला तो आप वो भूल जाएगा फिर कि आपने क्या बताया था। ठीक है, या उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। देखिए, इसमें 3 जो कैटेगरी बताई है ना नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की, एक होते हैं पोजर, एक होते हैं एमेच्योर, और एक होते हैं प्रोफेशनल्स। तो पोजर जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि एक ही मीटिंग करें और उसी में काम जो हो यस और नो हो जाए, तो ये पोजर मेंटलिटी है। एमेच्योर मेंटलिटी, एमेच्योर जो लोग होते हैं, वो दूसरी तीसरी मीटिंग तो करते हैं लेकिन बहुत लंबे लंबे गैप पे करते हैं, इसलिए भी काम नहीं बनता है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो कई मीटिंग्स 1 वीक में कर लेते हैं एक आदमी से। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने जो बताया कि वो चीजें आप कर सकते हैं, फेस टू फेस मीटिंग, अपलाइन से मीटिंग, 3 वे कॉल्स, जूम मीटिंग्स, वेबिनार्स, कोई लाइव मीटिंग हो रहा है आपके एरिया में,
तो आप लगातार उनको फॉलो अप करके उनको सही डिसीजन लेने में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद भी सारे लोग आ जाएंगे हमारी टीम में, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद ना जब हम थोड़ा सा, जब हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है, बताना, प्रोडक्ट बता दिया हमने, और कई बार हम फॉलो अप कर रहे हैं या फर्स्ट मीटिंग में भी, तो कई बार लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं या उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको और हमको ये माइंडसेट बना लेना चाहिए कि ये हमारे बिजनेस का स्वभाव है। ठीक है। अगर आपको शिकायत है कि आग से मेरे को जल गया, तो ये शिकायत जायज नहीं है ना। आग का स्वभाव है जलाना। अब आप उसको कैसे यूज करते हो, खाना पकाओगे कि हाथ जला लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारे बिजनेस में भी हमें एक माइंडसेट से चलना चाहिए कि ऑब्जेक्शंस कोई दे रहा है या कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें खुश हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर पॉजिटिव सेंस में हम लोग देखें, कई बार तो लोग क्वेश्चन इसलिए भी पूछते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, ये दिखाने के लिए। ठीक है। मैं बहुत इजी नहीं हूं कि तुरंत आपके साथ ज्वाइन कर जाऊंगा, या आपके ईगो को, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो समझ में हमें आ जाता है। लेकिन कई लोग आपको क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि कहाँ पे उनको ठीक से बात समझ में नहीं आई, पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो हमें उनको जवाब देना आना चाहिए। ठीक है। अगर हम ठीक से उनको ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करेंगे, तो सारा खेल खराब हो जाएगा हमारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले बात समझ लेना है कि दिस इज नेचुरल। और कई बार आपके प्रोस्पेक्ट कुछ इस तरह के सवाल भी करेंगे कि वो अपने आप को इंटेलिजेंट शो करना चाहते हैं, वो अपने आप को इजी शो नहीं करना चाहते हैं, और कभी कभी वो अच्छा महसूस करने के लिए भी पूछ, आपको अपना अपना विद्वता दिखाने के लिए भी पूछना चाहेंगे। ठीक है। तो हमें एक बात याद रखना है कि हमारा आर्ग्यूमेंट जीतने का कोई गोल नहीं है। हमारा गोल तो ये है ना कि वो हमारे साथ काम करें और या तो मशीन खरीदे। तो आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। ठीक है। ये पहली बात ध्यान में रखना। अगर आप आर्ग्यूमेंट में जीत भी गए, तो क्या फायदा हो गया, मशीन तो आपसे वो खरीदेगा नहीं। और हार गए तो वैसे भी नहीं खरीदेगा। इसलिए कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। ठीक है। मुस्कुराते हुए उनके जवाब को देना है। और अगर आप डिफेंसिव हो गए, मतलब आप उनके सवाल से इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसके मन में डाउट क्रिएट हो जाएगा, और उसको ये भी लग सकता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बिजनेस को लेकर। तो जैसे ही कोई सवाल पूछे ना, तो सबसे पहले एक अच्छा सा स्माइल देना चाहिए कि तो बिल्कुल सही सही है सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आपको फील फेल्ट फाउंड का अपना फॉर्मूला अपनाते हुए जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जब पहली बार देखा था मैंने, तो मुझे भी यही महसूस हुआ था। और फिर मैंने ये पाया कि ये ऐसे ऐसे है। तो मतलब अपनी स्टोरी से आप या तो फील फेल्ट फाउंड से करिए, और या तो अपनी स्टोरी से आप बता सकते हैं, या आपकी टीम में या आपकी कंपनी में जो अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनकी स्टोरी आप सुना सुना है आप लोगों ने, तो उनसे भी आप उस स्टोरी से रिलेट करके भी उनको जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का दो तरीका है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे आप इस पे प्रैक्टिस कर सकें। एक है फील फेल्ट फाउंड, और दूसरा है स्टोरी। ठीक है। अब उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे अपना फील फेल्ट फाउंड सुनाना चाहिए, कैसे अपना स्टोरी सुनाना चाहिए। तो नॉर्मली जो है ना, ऑब्जेक्शन की दो कैटेगरी होती है। ठीक है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है। सवाल बहुत सारे होते हैं, बस उसकी कैटेगरी दो ही होती है। पहली कैटेगरी होती है कि अगले को लगता है ना कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मतलब उनको खुद पे डाउट है। और दूसरी कैटेगरी होती है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग पे उनका डाउट है, या उनको विश्वास है कि ये काम नहीं करता है।
ये दो कैटेगरी है, खुद पे डाउट या नेटवर्क मार्केटिंग पे डाउट। खुद पे डाउट होगा ना, तो वो इस तरह के सवाल करेंगे आपसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये सब उसी कैटेगरी का आता है। ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, मैं सेल्स नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को नहीं जानता हूं। इस तरह के ऑब्जेक्शंस, या मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं इसलिए मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है इस बिजनेस का। ठीक है, या वो कह सकता है कि मैं अभी बहुत यंग हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के ऑब्जेक्शंस पहली कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तो इन सब का जवाब जो है ना, आप अपनी स्टोरी से दे सकते हैं, या आप किसी की स्टोरी से दे सकते हैं, या फील फेल्ट फाउंड से दे सकते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और जब मैंने ये सोचा कि आज पैसे नहीं हैं इस मशीन को खरीदने के लिए, तो कल होंगे क्या। जो मैं कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, या मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैंने ये सोचा कि अगर आज मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है, तो कल भी तो इसी स्थिति में रहूंगा मैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस बिजनेस को करके मैं अपनी फाइनेंशियल स्थिति को चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे 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 करके पैसे अरेंज किए, और फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। या आप किसी और की स्टोरी सुना सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जब पहली बार मैंने देखा, और मैं जॉब कर रहा था या बिजनेस कर रहा था, या मैं अपने पास्ट में जो भी कर रहा था, उससे मुझे भी लगा कि टाइम तो है नहीं मेरे पास। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर टाइम नहीं है तो ये कोई उपलब्धि थोड़ी है। टाइम तो होना चाहिए सर, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने आप के लिए समय तो होना चाहिए। अगर आज मेरे पास समय नहीं है, और जो काम मैं कर रहा हूँ इसी को करता रहूंगा अगले 20 साल भी, तो मेरे पास तो कभी समय नहीं होगा। तो क्यों ना मैं ऐसा बिजनेस करूं जिसमें कल मेरे पास टाइम हो। और इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो समझ रहे हैं, इसी तरह से आप ना हर बार ये कहानी बता सकते हैं। किसी ने कहा कि ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, तो भी आप बता सकते हैं कि सर मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। और ये फैक्ट भी है सर। आज देखो, आज हम इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कभी ना कभी आप याद कीजिए, या तो आपकी ये पहली कंपनी हो सकती है, दूसरी कंपनी हो सकती है, या तीसरी हो सकती है, लेकिन पहली कंपनी में जुड़ने से पहले आप भी तो नेटवर्क मार्केटिंग को लाइक नहीं करते थे ना। आपको भी तो लगता था कि मेरे पास समय नहीं है, आपको भी तो लगता था ये सब फालतू काम है। तो उसी माइंडसेट में आज आपका प्रोस्पेक्ट है। तो उसको हमें अपनी स्टोरी से ही रिलेट करना है, और या तो फील फेल्ट फाउंड से काम करना है। ठीक है, तो ये दो बहुत पावरफुल टूल है आपके पास। दूसरी जो कैटेगरी है ना, वो है कि उनका नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव नहीं है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे करेंगे कि क्या ये एमएलएम है क्या, अरे यार ये एमवे जैसा तो नहीं है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ये कोई पिरामिड स्कीम है क्या, जैसा चलता है मार्केट में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एमएलएम, इस तरह बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं कि मेरे पास, मैं अपने मित्रों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तो आप जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको हैंडल करने के लिए आपको सीधा पूछना है उनसे कि सर आपके पास कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है क्या, या कोई पहले आप कभी जुड़े थे क्या किसी एमएलएम से। पूछना है, स्टोरी नहीं सुनानी है। और जब आप पूछेंगे ना, तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे, या तो अपने बारे में बताएंगे कि हाँ मैं इस कंपनी में जुड़ा था, और या तो किसी और को देखा है उन्होंने अपने रिलेशन में कि वो जुड़े थे और उनका काम नहीं बना, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो आपको उनकी स्टोरी ध्यान से सुनना है, खूब विस्तार में सुनना है, और पूछ पूछ के सुनना है। और वो स्टोरी में ही अपनी वो सारी बात कह जाएंगे, और तब आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर क्या लगता है कि आपने सही कंपनी का सिलेक्शन किया था। हो सकता है कंपनी गलत चुना हो उन्होंने, या हो सकता है कि उन्होंने पोजर की तरह काम किया हो, दो चार लोगों को बताया हो और दो चार रिजेक्शन झेले हो, बस काम खत्म हो गया हो।
तो आप बोल सकते हैं कि क्या आपको लगता है सर कि आपने ईमानदारी से प्रयास किया था? ठीक है। इस तरह से ना फिर वो आपको खुद बताएंगे कि नहीं यार, प्रयास तो मैंने ठीक नहीं किया था, या मैंने कंपनी चुनने में गलती की थी। तब आप अपनी बात फिर से रख सकते हैं और फिर से उनके साथ बैठने का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अगला अपॉइंटमेंट। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने एरी कोरी से सीखी हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये इजी नहीं है, याद रखिएगा। कोई भी नया स्किल सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस में लाना, उसके लिए आपको बार बार सीखना पड़ेगा और बार बार यूज करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही घिसी पिटी आपकी जो आदत है ना, उसी को आप करेंगे कुछ भी सीखने के बाद। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने एरी कोरी से सीखी। और इसके बाद अभी डीएससी प्रोग्राम में क्लोजिंग टिप्स के बारे में दीपक बजाज जी ने कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं वो भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने ना एक बोला कि 3 स्टेटमेंट क्लोज करके एक फॉर्मूला दिया। उसमें उन्होंने कहा पर्सनल एश्योरेंस। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया उन्होंने कि देखो, हम कोई भी चीज जब खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, तो चाहे वो कि ब्रांड कितना भी अच्छा हो, दुकानदार कितना भी पुराना हो, जैसे मान लो आप कोई ज्वेलरी खरीदने गए हो, या कोई टीवी खरीदने गए हो, कोई बाइक खरीदने गए हो, तो दुकानदार जो आपको है ना, वो पर्सनल एश्योरेंस देता है कि सर ले जाइए, मैं बैठा हूं। और वो सबसे बड़ा सेलिंग टिप है। जैसे ही दुकानदार बोलता है ना कि सर ये वाला ले जाइए, मैं बैठा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बढ़िया प्रोडक्ट है। मतलब पर्सनल एश्योरेंस हम लोग छोटी छोटी चीजों में भी चाहते हैं, चाहे वो ट्रैक रिकॉर्ड कितना भी अच्छा हो। तो उसी तरीके से हम लोग भी पर्सनल एश्योरेंस हमें देना चाहिए कि सर मैं इस बिजनेस को बड़े लेवल से बिल्ड करने जा रहा हूं, और आप मेरा साथ देते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि हम लोग मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। ये पर्सनल एश्योरेंस है। ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा ये हम लोग करते भी हैं कई बार, जाने अनजाने में हमें ये इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल इंश्योरेंस बोलते हैं या 3 स्टेटमेंट क्लोज बोलते हैं, ये जानकारी नहीं थी, लेकिन कई बार हम लोग बोलते भी हैं, करते भी हैं। तो हर बार ना जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है, या कोई नया प्रोडक्ट लेने की सोचता है, तो उसके मन में कुछ डाउट्स होते हैं। जैसे लोग पूछ देंगे, यार मशीन 25 साल आप बता रहे हो चलेगा, तो इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, सर्विस सेंटर तो आपका दूर है। तो आप बोलते हैं मैं बैठा हूं ना सर, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। कई बार मेरे से लोगों ने पूछा कि सर, मान लो कोई मशीन में दिक्कत आ गई और बेंगलोर जाएगा आएगा, 10 दिन लग जाएंगे, तो 10 दिन क्या पीऊंगा मैं? तो मैंने उनको पर्सनल इंश्योरेंस दिया कि मैं सर, मैं एक्स्ट्रा मशीन है मेरे पास, मैं वो मशीन आपके घर पे लगा के छोड़ूंगा 10 दिन। ठीक है। तो ये पर्सनल एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जिससे क्लोजिंग होता है। और आप ये कह सकते हैं कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में। मैंने खूब रिसर्च और सब कुछ कर लिया है, इसलिए आप मेरे एश्योरेंस पे आइए इस बिजनेस। ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये बोल सकते हैं कि डाउट्स होना लाजमी है, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, मुझे भी हुआ था। तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं, इसलिए आप मेरे एश्योरेंस पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। इसके बाद एक लिवरेज फोमो बताया है उन्होंने। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी क्लोज सर्किल में काम करते हो, जो आपके लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि भैया देख लो, मैंने तो मन बना लिया है, मैं बड़ा करने वाला हूँ। ठीक है। बाद में कंप्लेन मत करना कि मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने सारे नियर एंड डियर को पहले ही बता दूं, ताकि कोई कंप्लेन बाद में ना रहे कि यार तुमने मुझे शुरू में नहीं बताया। और मैं बड़ा करने वाला हूँ, आप साथ देंगे तो आपका भी बड़ा होगा। ठीक है। और नहीं देंगे तो फिर मुझे मत कंप्लेन कीजिएगा। इस तरह का ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला थोड़ा सा
डर भी डाला जा सकता है। ठीक है, बट ये याद रखिएगा, ये सिर्फ आपके क्लोज कॉन्टेक्ट्स पे ही यूज होगा, नए लोगों को आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि देखो इस एरिया में मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है। जैसे आप मान लो किसी नई सिटी में गए और आपने बोला कि मैं इस एरिया में अब बिजनेस डेवलप करने वाला हूँ, आप साथ दोगे तो भी करूंगा, आपके साथ करूंगा, नहीं दोगे तो कोई और ढूंढूंगा। जो भी मेरे साथ आएगा वो अगले 1 साल में 50 लाख कमाने वाला है। ठीक है। और ये बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो अगला सोचने पे मजबूर होता है कि हाँ यार ठीक है, करना चाहिए। तीसरा एक पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि लोगों के कंधे पे हाथ रखे, अगर आपके समकक्ष लोग हैं, आपके नजदीकी लोग हैं। और देखो, मैं ये जो बोल रहा हूँ कि ये आपके प्रोस्पेक्ट पे काम करेगा, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन पे काम करेगा, तो इसमें एक छिपी हुई बात ये भी है कि जितना भी सेल नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, वो किसी ना किसी का तो नजदीकी होता है ना। मान लो आज मैं अपने 10 प्रोस्पेक्ट पे गया, कल उन 10 प्रोस्पेक्ट के 10 प्रोस्पेक्ट पे गया, तो वो 10 जो है उनके जानकार हैं, उनके पहचान वाले हैं। तो यही टेक्निक वो भी तो अपना सकते हैं ना। तो काम हमारा बनता है। तो आप कंधों पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि मैं बैठा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, डालिए। ठीक है, 3 लाख रुपए का चेक दीजिए, या एनईएफटी करेंगे, क्वेश्चन पूछिए कि क्या करना है आपको, कैसे करना है, या लोन लेना है, एलआईसी पे लेना है कि बैंक से लेना है, क्या करना है सोचिए, लेकिन डिसीजन लीजिए, मैं बैठा हूं, भरोसा कीजिए, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। ठीक है। तो ये सब चीजें, एक और मैंने एक बात, एक और टेक्निक हो सकता है कि जब आप बिजनेस क्लोजिंग में है एकदम, तो आप ये पूछ सकते हैं कि मैं जानना चाहूंगा कि आपको बिजनेस करने से क्या क्या रोक रहा है, इस बिजनेस को करने से क्या रोक रहा है। तो वो कुछ आंसर देंगे आपको, और उन आंसर को भी आप हैंडल करके उनको क्लोजिंग तक लेके जा सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लोजिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हम लोग जितना भी काम करते हैं वो क्लोजिंग, और हमारा सेल्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर नए जुड़े हमारे साथ, इसी के लिए हम सारा जितना भी शुरू से स्टार्टिंग से हम लोग लिस्ट बनाना या प्रोस्पेक्टिंग करना, तो क्लोजिंग जो है आपका शुरू होता है स्टार्टिंग से ही, जब आप प्रोस्पेक्टिंग उनका कर रहे होते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग से ही आपका ये प्रोसेस चालू हो जाता है, और वो प्रोसेस का हिस्सा है कि आप डेमो के बाद उनसे 2 बार 3 बार 4 बार मिलते हैं, और फिर जाके वो सेल्स क्लोज होता है। तो आप जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, कम ऑब्जेक्शंस कैसे आपको आए, इसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपके ड्रेसअप कैसे है, आप सही साफ सुथरे कपड़े पहन के जा रहे हैं या नहीं, आपका अपीयरेंस कैसे है, कैसे आपने स्टार्ट किया उस प्रेजेंटेशन को, जिससे कि उस बंदे जिसको आप, उस कस्टमर को जिसको आप दिखाने जा रहे हैं, उसके माइंड में एक राइट आपके बारे में एक इंफॉर्मेशन जाए कि ये अच्छा है, इनके साथ जुड़ के मैं काम कर सकता हूँ। तो कहाँ से शुरू हुआ आपका क्लोजिंग? तो आपके प्रेजेंटेशन या प्रोस्पेक्टिंग से ही आपका स्टार्ट हो गया। आपका कन्वर्सेशन उनके साथ कैसा है? जैसा कि आप जानते हैं कि लोक व्यवहार में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, कॉमन कॉमन सेंस का आपको यूज करना पड़ेगा, कि कोई ऐसा बात हमारे मुंह से ना निकले कि उस कस्टमर को बुरा लग जाए, कि कुछ ऐसी बात आप बोल दे जिससे कि कारण आपका सारा किया कराए पे पानी फिर जाए। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन आपका शानदार होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, और डिटैचमेंट, आप डिटैच रहे। आपको एक समझिए कि आप जो कर रहे हैं वो एजुकेटिंग में आप जब चले जाएंगे, मीन्स आपका प्रेजेंटेशन भी एजुकेशन की तरह लगना चाहिए उनके लिए, उनके फैमिली के लिए। तो उस फेज में आपको पहुंचना है। और फिर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन के बाद आप जल्दबाजी करने लगते हैं चेक मांगने के लिए, बहुत सारे लोग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जो प्रेशराइज करने लगते हैं लोगों से चेक के लिए। वो आपको नहीं करना है। आप अपने काम को कैसे करते जाए। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन के बाद वहां से आप जब निकलते हैं, तो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करना है उनके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कब उनसे दोबारा फॉलोअप के लिए मिले, वो उनसे आप फिक्स कीजिए।
हो सकता है वो 1 हफ्ते का टाइम दे या 15 दिन का टाइम दे या 1-2 दिन का टाइम दे। वो आप अपना नेक्स्ट जब आप फिक्स करते हैं तो वही आपका मेन गेम है वहां से। अब जब आप नेक्स्ट फॉलोअप के लिए जाते हैं तो फॉलोअप का मतलब जैसा सर ने बताया उस बहुत बढ़िया है। उसी तरीके का होता है कि एक मिलना जुलना लोगों से। और जब भी आप मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नई बातें सामने आ जाएगी आपके। चाहे हो सकता है उनके मन में कुछ डाउट आ गया हो उस 1 हफ्ते के बीच में। हो सकता है उन्होंने कहीं गूगल पे सर्च कर लिया हो सकता है कि वो डॉक्टर से मिले हो या उनके कोई मित्र उनके माइंड में कोई ऑब्जेक्शन डाल दिया हो। तो आपका मिलना बिल्कुल जरूरी है, जिससे कि आप जान पाएंगे कि सचमुच में इनके मन में यदि कोई डाउट आया है इस चीज को लेके तो उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। एक छोटा सा डाउट भी रहेगा वो आपको सेल्स क्लोज नहीं होने देगा कभी भी। पॉजिटिव है वो, डेमो देखने के बाद आपको लगता है कि बहुत पॉजिटिव है ये मशीन ले लेंगे, लेकिन वो 2-4 दिन का गैप जो है उसी में उनके मन में यदि डाउट आ गया तो आप जब उनसे मिलते हैं फॉलोअप करते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ पे इनके मन में डाउट है और उस डाउट को आपको क्लियर करना है। फिर यदि आपका उस फॉलोअप में यदि क्लोजिंग हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर नेक्स्ट मीटिंग आपको फिक्स करना है और नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करके फिर आपको इस फॉलोअप को कंटिन्यू रखना है। तो इसी तरीके से मैं भी करता हूँ। और डिटैचमेंट बिल्कुल रहना है, आपको डिटैच रहना है। आप जल्दबाजी करेंगे, आप चेक लेने के लिए प्रेशराइज करेंगे लोगों को तो सेल आपके हाथ से जा भी सकता है। तो यही है मेरे तरफ से। और राइट क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। क्लोजिंग इज द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस। यदि राइट क्वेश्चन आप उनसे पूछते हैं तो वो अपने जवाब में ही सारी चीजें बताएंगे आपको कि उनके मन में क्या डाउट है, पैसे नहीं है, पैसे का क्या, तो आप सॉल्यूशन उनको बताएं। पैसे कैसे अरेंज होगा, आप क्रेडिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग और हम सब लोग इसी चीज के लिए काम कर रहे हैं कि क्लोजिंग करें और नए नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ जोड़ें। थैंक यू सर। तो इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा प्रकाश जी की बात में कि हमें ना ज्यादा लंबा टाइम नहीं देना है, बात याद रखना है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन करेंगे ना तो काम खराब हो जाएगा। जल्दी से जल्दी दोबारा बैठने का। ठीक है। यस। 5-7 एक्सपोजर भी करना हो तो एक सप्ताह में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ये हम लोग को सीखना है। दूसरा है जो प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रेशर देंगे ना, किसी को प्रेशराइज करते हैं हम चेक देने के लिए, तो कई बार रिलेशन भी खराब हो सकता है। वो आपका फोन उठाना बंद कर सकता है, आपके बारे में गलत सोच सकता है। तो ये रिलेशनशिप इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। रिलेशन किसी शर्त पे खराब नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारी मशीन ना खरीदे या हमसे ना जुड़े। ठीक है। और जो बिल्कुल प्रकाश जी ने बात कही कि इमेज आपका वो बना लेता है जब आप पहली मुलाकात करते हैं, तो राइट इमेज आपका बने इसके लिए आपको सारा प्रयास करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है ना, एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि हम लोग ढूंढ रहे हैं वैसे लोगों को जो कुछ ढूंढ रहे हैं। तो भाई हम ढूंढ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हमारे लायक हो। बिल्कुल। हमें तो अपने लायक 10-20-30 लोग ही चाहिए ना, जिनके साथ हम मिलके काम करके और आगे बढ़ जाएंगे। तो वो 10-20-30 ढूंढने में मुझे हो सकता है 50 लोगों से मिलना पड़े, 100 लोगों से मिलना पड़े, 200-500 लोगों से मिलना पड़े। हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो ढूंढने के प्रक्रिया में अगर हम हैं तो कई बार कोई जैसे मोती की खेती होती है ना, मोती जब निकाला जाता है तो हर यस। सीप में मोती नहीं होता है। तो अगर आप हर सीप में मोती एक्सपेक्ट करेंगे या नाराज हो जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे कि यार इसमें मोती नहीं निकला, तो ये गलत बात है ना। आप क्या करते हैं, खोल के देखते हैं, नहीं है तो उसको फेंक देते हैं, और जिसमें मोती होता है उसको रख लेते हैं। तो हम लोग एक बिजनेस में हैं जहां पे हम अपने जैसे महत्वाकांक्षी लोग जो कुछ सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वैसे लोगों की तलाश में है हम लोग। तो वो तलाश जारी रखनी है और बहुत पेशेंस के साथ, किसी से बिना रिलेशन खराब किया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज क्लोजिंग और फॉलोअप के बारे में जो जो पॉइंट बताए हैं मैंने सभी नोट किए हैं सर। बहुत बढ़िया। और इसमें
जैसे अनुज गुप्ता जी ने बताया सर कि लोहा ठंडा हो जाता है हम्म, अगर अपने महीना 2 महीना उसके पास ना जा पाए तो। कई बार नहीं जाया जाता, अगर वो 100 200 300 किलोमीटर है तो हम्म, उसको सोशल मीडिया से जोड़ लें अपने अकाउंट से हम्म, सर। जैसे कोई मशीन लग रही है तो उसकी फोटो ब्रॉडकास्ट में डाल दें, या वो अपने स्टेटस देख रहा है तो उसमें वो जाग लगती रहती है और वो गर्म ही रहता है सर। और हम्म, आने वाली बीमारियों की जो रिपोर्टें आ रही है, हमारे राजस्थान में तो पानी का बहुत ही बुरा हाल है सर। इंदिरा गांधी नहर का जो पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल कैंसर है, उसके नहाने से कैंसर हो सकता है, इतने ज्यादा रिपोर्टें आ चुकी हैं। तो वो रिपोर्टें लगभग अखबारों में, बढ़िया राष्ट्रीय अखबारों में रिपोर्टें आती है, तो वो भी मैं उनको भेज देता हूँ भी आज पानी का हालात ये है। तो उससे वो गर्म ही रहते हैं और जब मिलते हैं तो उससे और बढ़िया हो जाता है सर। और जो सर डिसीजन नहीं ले पाते कई बार, तो उसको अपने इवेंट या प्रोग्राम में भी बुला सकते हैं सर। जब कभी क्या होता है, हम जो कह के आते हैं अभी ये चीज बढ़िया है और वो कन्विंस भी हो जाता है अभी लेनी पड़ेगी, लेकिन वो दुनियादारी में जब जाता है ना तो उसकी वहां हवा निकाल देते हैं। इतना बड़ा डिसीजन वो अकेला नहीं लेता, रिश्तेदारों से राय करता है, घर वालों से राय करता है। तो उसको अगर प्रोग्राम में बुलाया जाए, बड़े प्रोग्राम में, तो उसका डिसीजन क्लियर हो सकता है सर। अब एक और मिनट भूपेंद्र जी, आप बाकी बातें याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। बड़े इवेंट का इंतजार मत कीजिए, हाँ सर। वो डुप्लीकेबल नहीं है। बड़े इवेंट कितने होंगे सर? महीने, 2 महीने में, 3 महीने में? हाँ, होते नहीं है सर इतने तो। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, होम मीटिंग इज द बेस्ट मीटिंग। आप 10 लोगों को एक साथ बैठ के डेमो दिखा रहे हैं सर, क्या ये मीटिंग नहीं है? बिल्कुल सर। ये डुप्लीकेबल है और ये सब लोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन सर हम लोकल में है ना, महीने में 2 मीटिंग करते ही करते हैं, प्रोग्राम करते ही करते हैं जिसमें बीस हाँ पचास लोग हों। हाँ, तो 20-50 वाले कर रहे हैं, तो उसमें हाँ जी। इनवाइट कर लीजिए। हाँ, उसमें ही कह रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, तब ठीक है, आगे बढ़िए। और सर अ, मेरे ख्याल से है ना, आई मी माई का शब्द का फॉलोअप में ना यूज करके यू योवर्स उसके फायदे बताएं। हम्म, यहाँ पे मशीन ना लेने से ये नुकसान आने वाले दिनों में जो आ रहे हैं, पड़ोस में आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, आपके शहर में आ रहे हैं, तो वो आपके घर में भी आएंगे। बहुत अच्छा, ये तो पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। ये जो बात कहा ने इन्होंने, इसको टाइम ट्रेवल करवाना कहते हैं। ठीक हम्म। है, कि अगर आज हम ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं आने वाले समय में। टाइम ट्रेवलिंग कराने से लोग डिसीजन लेते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। सर क्या है पता नहीं क्या बात है, कैंगन का पूरा ब्रह्मांड ही सपोर्ट कर रहा है। इतना ज्यादा हवा पोल्यूटेड हो गई है, इतना ज्यादा पानी पोल्यूटेड हो गया है, इतना ज्यादा खाना पोल्यूटेड हो गया है, का पूरा ब्रह्मांड मदद कर रहा है कैंगन को लेने के लिए लोगों को। सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं है सर। देखो आज की लाइफस्टाइल में ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, हाँ पहले जी जितने सर। हम लोग एक्टिव नहीं है। दूसरी हम्म। बात है कि कंपटीशन के जमाने में हर आदमी अपना, उसका टीवी मेरे टीवी से बड़ा कैसे के चक्कर में प्रेशर में है। उसका बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ता है तो मैं भी पढ़ाऊँ, इस चक्कर में हर आदमी स्ट्रेस में आ गया है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज हुए हैं। रेडिएशन है, ठीक है, पॉल्यूशन है, ये तो है ही। इसके अलावा लाइफस्टाइल बदल गई, खान पान बदल गया, गलत खाने की आदत पड़ गई हमको। कुछ नहीं तो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ जंक फूड तो हम लोग खा ही ले रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐड ऐड कर रही हैं कि हेल्थ केयर और वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। हाँ भूपेंद्र जी, आगे बढ़िए। थैंक यू सर, इतना ही था मेरे पास, अच्छा, थैंक इतना यू। ही था। ठीक है।